हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। और आज है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड, और जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी हमने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था, और आज है हमारा दूसरा पार्ट जिसके अंदर हम वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ नए टर्म्स जो कि आपको जानने जरूरी हैं। तो आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके पहले उसे कवर अप कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारी पढ़ाई एक सीक्वेंस वे में चलेगी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। साथ ही साथ अगर आप बीकॉम एंट्रेंस के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही आपके प्रिपरेशन को बेस्ट बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। जिसके अंदर स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड एमसीक्यूज है, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स है, और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। आप चाहो तो इसे देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। देखो, अब तुम्हें भी पता है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो कोई भी इकोनॉमी बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए सरवाइव नहीं कर सकता है। उसे कोई ना कोई छोटे से छोटे प्रॉब्लम कह लो या बड़े से बड़े प्रॉब्लम कह लो, उसे फेस करना ही होता है। तो जस्ट उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। उससे पहले कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसे हम पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक इज अ सिस्टम which provides people with the means to work and earn living. Economics is about studying economic problem arising due to limited wants, having alternative uses in relation to the unlimited want. ये बोला गया है कि इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो कि हम जैसे आप जैसे लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये एक चीज इसमें ये रहता है कि इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी की स्टडी जब हम करते हैं, तो वहां पे हमें वेरियस प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब जो कि अराइज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तुम कह सकते हो रीजंस की वजह से, जैसे कि लिमिटेड मीन्स ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्स तुम्हें पता है हमारे इकोनॉमी में स्कैर्स हैं। साथ ही साथ जो हमारे वांट्स हैं वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड है। तुम्हें पता होगा, अगर एक लैंड है तो उस लैंड पे बिल्डिंग भी बनाया जा सकता है, साथ ही साथ खेती भी की जा सकती है। तो हमारे यहाँ पे वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेस हैं, मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, वो लिमिटेड है। तो जस्ट उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेस। जस्ट मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया कि टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पीस ऑफ लैंड, इट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, फैक्ट्री, स्कूल, पार्क। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक लैंड के अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और हमारे वांट्स जो हैं वो कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा अनलिमिटेड ही होते हैं। Similarly, problems may arise in making a choice in the use of other resources like labor, capital and enterprise. अब ऐसी कंपल्शन नहीं है कि लैंड में ही हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। हमारे लेबर हो गए, हमारे कैपिटल हो गए, इंटरप्राइज हो गए, हर जगह पे ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्कैर्स है और हमारे वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तुमने देखा होगा, अगर तुम अपने पेरेंट्स से ही, तुम्हें अगर मान लो एक मोबाइल फ़ोन चाहिए होता है, तुमने बहुत रिक्वेस्ट किया अपने पेरेंट्स से, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर दिया। कुछ टाइम बाद तुम्हारे वांट्स और भी अराइज होने लगते हैं कि नहीं पापा, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए, कोचिंग जाने में दिक्कत होती है, ये सारी बातें। तो हमारे वांट्स कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो आपके पापा आपके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सैलरी जो है वो लिमिटेड है, उन्हें हर एक चीज़ देकर चलना होता है। तो ये जस्ट एक इकोनॉमी के साथ भी होता है। ठीक है। अब देखो, बेसिकली हमें दो टाइप्स के प्रॉब्लम पढ़ने। एक हो गया, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, और एक होता है सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है। तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्लासिफाई किए गए हैं बेसिकली तीन पार्ट्स में। फर्स्ट है वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, एक वांट सेटिस्फाई हुए, दूसरे वांट्स अराइज हुए। एक चीज तुम्हें मिली, तुम्हें दूसरी चीज की नीड होगी। दूसरी चीज, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। तुम इसे रिलेट करो अपने घर से। ठीक है। मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11, देखो क्या बन गया, एक मिनट। ये एक स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में है, और मान लो इसका नाम है राहुल।
ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी मतलब हम जैसे जो सब होते हैं रेशनल स्टूडेंट है, तुम कह सकते हो। इसकी वांट्स कभी भी खत्म ही नहीं होती है। सबसे पहले इसे चाहिए था मोबाइल फोन, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड में तुम क्या मानकर चल सकते हो? सैलरी। राहुल के पापा की सैलरी फिक्स्ड है, ₹60,000 पर मंथ। साथ ही साथ रिसोर्सेस ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये जो है रिसोर्स है हमारा, क्या 60,000, 60,000 हमारा रिसोर्स है। अब इस 60,000 के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मतलब अलग अलग इस्तेमाल है। अब ऐसा नहीं कि 60,000 आपके जो पापा हैं उस 60,000 को टोटली आपके वांट को सेटिस्फाई करने में लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अलग अलग कामों में जाएगा, आपके स्कूल की फीस में जाने वाला है, आपके भाई बहन हैं उनके खर्चे होते हैं, पापा के खर्चे होते हैं, साथ ही साथ घर को चलाने के खर्चे होते हैं, उन सब में। मतलब ये जो हमारा रिसोर्स है इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, अलग अलग यूजेस है, अलग अलग जगह इसे एलोकेट होने हैं। तो सबसे पहले इसका जो राहुल का जो वांट्स है, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, बाइक हो गई, ठीक है, पीसीज हो गए, ये सारे इसके वांट्स हैं। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। जस्ट मैंने तुम्हें यहाँ पे एक घर का एग्जाम्पल दिया, वैसे एक इकोनॉमी में होता है, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वहां के लोगों की वांट्स अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस होते हैं, अब रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। छोटे से छोटा रॉ मटेरियल हो सकता है, एक लैंड का टुकड़ा हो सकता है, एक फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी, लेबर हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, इंप्लॉयज हो सकते हैं। तो वो हो गए हमारे रिसोर्सेस, वो लिमिटेड है, ठीक है। और जो उनके यूजेस हैं, पैसे के जो यूजेस हैं, रिसोर्सेस के जो यूजेस हैं, वो ऑल्टरनेटिव है। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा ये आता कहां से है, तो पता चल ही गया, क्योंकि रिमोट्स तुम्हारे अनलिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से आता है? बेसिकली ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, और रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जस्ट उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जस्ट मैं रीड आउट कर दे रहा हूं, तुम एक बार इसे क्लियरली खुद से भी पढ़ना। पहला, दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। कौन सा? वांट्स आर अनलिमिटेड। बेसिक फैक्ट है, सबके साथ होता है। ऐसा मत सोचना कि बस तुम्हारे साथ ही होता होगा, हर एक के साथ होता है। वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, दे आर नॉट अनलिमिटेड। ये सिर्फ अनलिमिटेड ही नहीं है, यहां तक ये है कि बहुत मतलब फास्टली मल्टीप्लाई भी होते हैं। अगर तुम्हारा एक वांट सेटिस्फाई हुआ, अगर तुम्हें एक मोबाइल फोन मिल गया, तुम दूसरी नीड तुम्हारी आ जाएगी फटाफट। दूसरे रिसोर्सेस आर लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारी चीजें। तो ये भी लिमिटेड है। और यही रिसोर्सेज, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, इसके यूजर्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव है। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है स्कैरसिटी, से डिस्कस करते हैं। तो स्कैरसिटी सिंपली अगर बात करें तो स्कैरसिटी होता क्या है? तुम्हें भी पता होगा, किसी भी चीज की कमी होना इज स्कैरसिटी। अगर कोई भी सप्लायर हो गया, कोई भी कंट्री हो गई, अगर वो अपने लोगों के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो हम कहते हैं क्या है कि वो स्कैरसिटी है। तो जस्ट इस स्टेटमेंट को तुम पढ़ना मेरे साथ। स्कैरसिटी इन इकोनॉमिक्स इज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। क्या है? शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड। मतलब आपके जो डिमांड आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उसे देखते हुए जो आपके रिसोर्सेज हैं वो शॉर्ट पड़ गए, मतलब कम पड़ गए, तो वो क्या कहलाता है? स्कैरसिटी कहलाता है। रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर स्कैर्स। ये तुम्हें भी पता है कि हमारे इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो स्कैर्स हैं, कम है, वो हर एक डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर स्कैरसिटी, हायर प्राइस। अब तुम एक चीज सोच के देखो, रैशनली तुम सोच कर देखो कि रिसोर्स अगर कम रहेंगे, ठीक है, और डिमांड उसकी ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगा? प्राइसेस हायर होंगे। एग्जाम्पल ले लो पेट्रोल के। अभी सिनेरियो तुम देख रहे हो क्या है? पेट्रोल के प्राइसेस कैसे बढ़ रही हैं टाइम टू टाइम। फिर आपके डायमंड्स हो गए, स्कैर्स हैं। क्यों क्यों स्कैर्स हैं? ये बताने की तो नीड तुम है नहीं। मोनोपोली का सिचुएशन है, डायमंड के केस में मैं बता रहा हूँ। रिसोर्सेस इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे फॉर्म इंडस्ट्री उसको, उस मार्केट को कैप्चर कर रखे हैं, जिसकी वजह से स्कैर्स हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो उनके जो प्राइसेस होते हैं वो भी हायर होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर लेसर स्कैरसिटी होगी, मतलब उस रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। लेसर स्कैरसिटी मतलब वो कमी नहीं है उस चीज की, इजिली अवेलेबल हो जा रहा है, तो लोग हो सकता है कम भी डिमांड करें, या इजिली अवेलेबल हो जाएगा तो प्राइस भी कम होगी, ठीक है। अगर कोई भी स्कैरसिटी नहीं है तो कोई भी प्राइस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वी ब्रेथ, सांस लेने के तो पैसे नहीं ना लगते हैं। वाटर, वाटर का क्या है? लेसर स्कैरसिटी है। ऐसा नहीं कि पानी फ्री में मिलता है, पानी के भी चार्जेस होते हैं अलग अलग। तो लेसर स्कैरसिटी की अगर बात करें तो एग्जांपल वाटर हो गया। ग्रेटर स्कैरसिटी की बात करें तो पेट्रोल एंड डायमंड होता है। और वहीं बात करें नो स्कैरसिटी की तो एयर भी ब्रेथ।
ये भी तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, सनलाइट वी टेक, जो हमें धूप की रोशनी मिलती है। चलो एक टर्म है, इसे तुम कंसिडर कर लेना कि व्हाट इज इकोनॉमाइजिंग। जस्ट कुछ भी नहीं है, बेसिक है, देख लेना एक बार तुम इसे। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, एक मिनट जस्ट वेट करना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब देखो, ये एक ऐसा बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स फेस नहीं कर रहा है, बस इंडिया ही फेस करता हो, या जापान फेस कर रहा है, इंडिया फेस ना कर रहा हो। सेंट्रल प्रॉब्लम है, हर एक इकोनॉमी को इस प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है। अब आप कितने इजिली टैकल करते हो सिचुएशन को, इन सारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, ये आप पे डिपेंड करता है। तो क्या क्या वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो बेसिकली मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीन बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। क्या क्या रिपीट कर रहा हूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आता है, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करे। जस्ट मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर सारे स्टेटमेंट्स को तुम्हें रीड आउट करना है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अगर तुम इसे यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लो, अगर तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है या तुमने विदाउट स्टडी मटेरियल पैकेज ले रखा है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते चलो। व्हाट टू प्रोड्यूस की मैं बात कर रहा था। व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है, एक इकोनॉमी को ये बहुत ही क्लेवरली डिसाइड करना होता है या रेशनली डिसाइड करना होता है कि उसे किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। किस टाइप्स के प्रोडक्ट बनाने इन द सेंस कि क्या आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाओगे या फिर आप डिफेंस गुड्स बनाओगे। कंज्यूमर गुड्स की आप जो यूज कर रहे हो, डिफेंस गुड्स क्या होते हैं जो कि वॉर्स में इस्तेमाल होते हैं, मशीन्स हो गए, बड़े बड़े आर्मर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बुलेट्स हो गए। ठीक है, तो ये इकोनॉमी को ये चूज करना होता है कि आप कैपिटल गुड्स भी समझ लो क्या होता है, जैसे कि मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए। और कंज्यूमर गुड्स को तुम सिविल गुड्स के नाम से भी जान सकते हो या कंसिडर कर सकते हो। कंज्यूमर गुड्स, सिविल गुड्स दोनों ही सेम है। जैसे कि देखो, मेन अगर कोर डिफरेंस की मैं बात करूं कंज्यूमर और सिविल गुड्स में, तो कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, तुम जैसे कुछ वीट हो गया, तुम्हारा शूज हो गया। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं 99% दोनों ही सेम है, सिविल गुड्स कंज्यूमर गुड्स। तो दोनों को देख के कंफ्यूज मत करना। कैपिटल गुड्स क्या हो गए, मशीन्स, टूल्स, ये सारी चीजें। डिफेंस गुड्स क्या हो गए, आर्मर्स हो गए, बुलेट्स हो गए, फिर टैंक हो गए, ये सारी चीजें। मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए जो यूज होते हैं, वॉर्स में जो यूज होते हैं। तब तो एक इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कि क्या आप कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, कस्टमर ओरिएंटेड हो या डिफेंस ओरिएंटेड हो या कैपिटल ओरिएंटेड हो आप। तो जस्ट वही बात यहां पे की गई है, तो एक बार तुम इसे पढ़ लेना। ठीक है, एक्सप्लेन कर दो क्या। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, what to produce, it refers to a problem in which a decision regarding which goods and services should be produced is to be taken। मतलब यहाँ पे ये क्लेवरली डिसीजन लिया जाता है कि किस टाइप के गुड्स बनाने हैं। आपको ही पता है रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो आप दोनों जगह पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, अपने रिसोर्सेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जस्ट इससे ज्यादा मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सारी बातें बहुत ही बेसिक लैंग्वेजेस में लिखी गई है, तुम पढ़ लेना एक बार। अब हमारा यहाँ पे आता है नेक्स्ट, जो कि है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस करे। कैसे प्रोड्यूस करे सर, मतलब ये है कि कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करे। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करे, मतलब ये होता है लेबर इंटेंसिव की तरफ शिफ्ट करे या, जल्दी से बताओ, कैपिटल इंटेंसिव। दो इंटेंसिव्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव में क्या होता है कि एक इंडस्ट्री में लेबर का ज़्यादा यूज होता है, मतलब आप जो काम करवा रहे हो मैनुअली करवा रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेबर्स। लेकिन वही जब हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव की, तो वहां पे क्या होता है, लेबर के काम को बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट वे में कौन करता है, मशीन्स करते हैं। ठीक है सर, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं कैपिटल इंटेंसिव की तरफ। नहीं, इतना आसान डिसीजन नहीं होता है यहाँ पे। दिक्कत तब आती है एक इकोनॉमी में, इकोनॉमी के जो हेड होते हैं उन्हें सब चीज़ देखकर चलना होता है। ये नहीं देखना है कि फास्ट है, काम जल्दी हो जा रहा है, बस यही नहीं देखनी होती। देखनी होती है एम्प्लॉयमेंट कितने का जा रहा है। अगर तुम अपने इंडस्ट्री में सारे मशीन्स ले आते हो, ऑटोमेटेड मशीन्स ले आते हो, तुम्हारा काम बहुत ही स्मूथली होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत ही स्मूथली होगा, लेकिन कितनों की एम्प्लॉयमेंट जाएगी, कितनों के जॉब खत्म होंगे। ठीक है, तो ये डिसीजन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ ही साथ तुम्हें भी पता है जो हमारे मशीन्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ लेबर्स एंड वर्कर्स।
तुम कहीं ना कहीं उन्हें कम बेच दोगे, तुम्हारा जो मशीन्स होगा वो एक्सपेंसिव होगा। तो हर एक चीज को देख के चलना होता है। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि वो जो अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या विद द हेल्प ऑफ मशीन्स प्रोड्यूस करेंगे, या फिर वो हैंडीक्राफ्ट के लिए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट इन द सेंस कि वर्कर्स के थ्रू, हैंडमेड कह लो, मैनुअल कह लो, उसके थ्रू प्रोड्यूस करवा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पढ़ लेना इसे एक बारी। नेक्स्ट यहां पे आता है हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम। स्किप नहीं कर सकती है कोई भी इकॉनमी, ये क्लियरली मैं तुम्हें बता रहा हूं बार बार। किसके लिए प्रोड्यूस करे? अब किसके लिए प्रोड्यूस करे? ऐसा नहीं कि राम के लिए प्रोड्यूस करे, श्याम के लिए प्रोड्यूस करे, शिवम के लिए करे, या सानू के लिए करे, या राहुल के लिए करे, या रोहित के लिए करे। यहाँ पे इंडिविजुअल देखना तुम्हें भी पता है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है, क्या वो इकोनॉमिकली पुअर है या रिच? ठीक है, मतलब जो हमारे गुड्स होते हैं वो दो पर्टिकुलरली दो सेक्शंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, कि इकोनॉमिकली पुअर और इकोनॉमिकली रिच। हाँ, मिडिल क्लास है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली दो को कंसिडर किया जा रहा है, तो उसे वे देखते हुए हम चल रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन कंज्यूम करने वाला है। क्या वो रिचर सेक्शन कंज्यूम करने वाला है या फिर पुअर सेक्शन कंज्यूम करने वाला है? ठीक है, ये चीज आपको कंसिडर करते हुए चलना होगा, तब जाकर आप इस प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हो। अब देखो, तुम थोड़ी देर पहले ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले सोच रहे हो क्या कोई दिक्कत नहीं, चलो कंज्यूमर गुड्स ही बनाते जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स ही बनाते जाते हैं। लेकिन जब वॉर का सिचुएशन आएगा तो कंज्यूमर गुड्स, ब्रेड से लड़ने जाओगे, ब्रेड से, वीट से लड़ने जाओगे, कपड़े कपड़े तो जरूर पहनोगे, लेकिन उससे लड़ाई हो सकती है, तुम्हें जरूरत होगी आर्मर्स की, AK-47 की, AK-56 की और अदर आर्मर्स की। तो तुम्हें एक इकोनॉमी को हर एक चीज कंसिडर होकर चलना पड़ता है, करके चलना पड़ता है। इंप्लॉयमेंट वाला मैंने तुम्हें केस बता दिया, हाउ टू प्रोड्यूस वाला। वही बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तुम कहोगे नहीं सर, हम तो ठहरे बिजनेसमैन, हमें जो पैसा देगा हम उसको देंगे। तो कहीं ना कहीं एथिकली गलत है, तुम पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। तुम्हें भी ये पता है ये चीज़ की गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पुअर होते हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं। तो एक इकोनॉमी में हर एक चीज़ देखकर चलना होता है कि रिच सेक्शन को प्रोवाइड करे, पुअर सेक्शन को प्रोवाइड करे। हाँ, ये चीज़, ये फैक्ट है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो रिच सेक्शन है वो डेली रिच ही होते जा रहे हैं, अमीर ही होते जा रहे हैं, लेकिन और जो गरीब हैं उनकी गरीबी वहीं पे रह जा रही है, मतलब उठ नहीं पा रहे हैं उस पोजीशन से। तो ये तीन बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हर एक इकोनॉमी को फेस करना होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो, ठीक है, या कितनी भी छोटी इकोनॉमी हो। ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी को फेस करना होता है। तो मैंने बहुत ही स्क्रैच लेवल से, बेसिक लेवल से तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इन सबको एक बार रीड आउट करना, एक्सप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। मैंने तुम्हें जो भी चीजें बताई जस्ट तुम एक बार रीड आउट करना, क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है, व्हाट्सएप नंबर तुम्हें मेरे यहाँ पे दिख रहा है 810204 स्क्रीनशॉट लो, पॉइंट हाईलाइट करो, मुझे भेज दो। ठीक है, यूट्यूब पे देख रहे हो, कमेंट सेक्शन दे रखा है, वहां पे तुम पूछ सकते हो सारे डाउट्स। साथ ही साथ तुम मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे पता नहीं है। तुम चाहो तो मुझे डीएम करके वहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो कल मैंने एक टॉपिक का जस्ट ओवरव्यू तुम्हें दिया था, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जस्ट मैं उसी को तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें बता दे रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर द ओपिनियन द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द फंडामेंटली नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। मतलब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं क्या, उनका क्या कहना है कि जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो नॉर्मेटिव इन द नेचर है। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्टिव इन द नेचर। दो होता है, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। तो नॉर्मेटिव जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब व्हाट डिसीजन आउट टू बी मेड, ये इसकी बात की गई है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, व्हाट इज, क्या है, पॉजिटिव एक्चुअली क्या है। ठीक है, positive economics. A positive science is concerned with what is. Robbins regard economics as a pure science. Robbins ने economics को as a pure science concerned किया था, which is not concerned with the moral or ethical questions. Economics is neutral between ends. The economist has no right to pass judgment on the wisdom or folly of the end itself. मतलब उनका क्या कहना था कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्हें जजमेंट पास करने का कोई भी हक नहीं होता, राइट नहीं होता, एथिकल नहीं है वो सारी चीजें। एथिकल और मॉरल वैल्यू को कहीं ना कहीं यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, जो एक्चुअली है। ठीक है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट है उसको यहाँ पे कंसिडर करना है। ही इज सिंपली कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द इन डिजाइड द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सिगरेट्स एंड वाइन मे बी इंजीरियस टू हेल्थ एंड देयरफॉर मॉरली अनजस्टिफाइड, बट द इकोनॉमिस्ट हैज नो राइट टू पास जजमेंट ऑन इट। तुम्हें भी पता है स्मोक करना, फिर ड्रिंक करना, ये कहीं ना कहीं मोरल और एथिकली देखो तो तुम गलत है, लेकिन कोई भी इसमें जजमेंट पास नहीं करता। वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो लोग तो ड्रिंक करेंगे ही।
और वही बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किससे रिलेट करता है? व्हाट शुड बी द थिंग्स, व्हाट शुड बी द थिंग्स, क्या होना चाहिए। इट इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, याद करना, नोट कर लेना कहीं पे, इसे हम प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट टर्म की मैं बात करूं जो कि है इन्वॉल्व्स वैल्यू एंड जजमेंट। पॉजिटिव में वैल्यू एंड जजमेंट नहीं आते थे, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यूज एंड जजमेंट आते हैं। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है हमारा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है हमारा, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। इट मीन्स ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। हाईलाइट करना, इसमें तुम्हें वर्ड्स पे क्या फोकस करना है, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, व्हाट आउट टू बी। पॉजिटिव में क्या था, व्हाट इज, या फिर तुम दो वर्ड कंसिडर कर सकते हो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, व्हाट शुड बी द थिंग और दूसरा व्हाट आउट टू बी। क्लियर है? आई होप तुम्हें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलो, अब देखो ये हमारा जो टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बातें एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, मैं जस्ट तुम्हें बता देता हूं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तुमने नाम सुना होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, सुना है या नहीं सुना है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नोट करते चलना इसे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसमें तुम्हें मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें एक ग्राफ से बता दे रहा हूं क्या होता है ये। ऐसा कुछ दिखता है हमारा। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या है। अब देखो, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हें यहां पे लिख के बताऊंगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, सारी बातें मैंने फटाफट वीडियो पॉज करके यहाँ पे सारी लिख ली, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उस सबसे पहले मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है पीपीएफ। अब पीपीएफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म की यहाँ पे बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग लिख सकते हैं पीपीसी, पीपी लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही जो हमारा पीपीएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, नोट कर लेना कहीं पे। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है पीपीएफ। साथ ही साथ इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। बस चेंज क्या है, यहाँ पे तीन टर्म्स है, कर्व है, फ्रंटायर है, बाउंड्री। ये तीन नाम याद हो गए तुम्हें। और एक आखिरी नाम और याद रख लो जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। चार नाम कौन से, रिपीट करो मेरे साथ। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सेकंड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज, एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये तीन चीज तुम्हें याद रहेंगे या नहीं? उससे पहले एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, यहां पे तुम्हें एक शेप देखने को मिल रहा है, ये कौन सा शेप है? कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, कनकेव टू दी ओरिजिन है, या कांस्टेंट शेप है? जरूर बताना मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। कनकेव टू दी ओरिजिन है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। और यहाँ पे मैं एक लाइन भी तुम्हें खाली छोड़ रहा हूँ, वो चीज तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि इसका कौन सा शेप है, किस शेप में है ये, कनकेव, कन्वेक्स। क्लियर रहेगा? अब देखो, यहाँ पे जो तुम ग्राफ देख रहे हो, पहले बताता, मतलब ये जो पीपीएफ है हमारा, ये बताता हमें क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच डिफेक्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और जिसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज अभी फिलहाल अवेलेबल है,
उससे आप दो गुड्स के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के तुम्हें चलता हूं, अगर तुम प्रोड्यूस कर रहे हो व्हीट और राइस, दो प्रोडक्ट्स है, और तुम्हारे पास जितने रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस अगर तुम्हारे पास लैंड है, टेक्नोलॉजी जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, उन गिवन रिसोर्सेस से तुम इन दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मान के चलो तुम 2 kg चावल प्रोड्यूस कर रहे हो, 3 किलो, 2 kg व्हीट, 3 किलो राइस, ठीक है, राइस चावल। तो 2 किलो राइस तुम प्रोड्यूस कर रहे हो, 3 किलो व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, जस्ट मैं बता रहा हूं तुम्हें। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 किलो तुम राइस प्रोड्यूस कर रहे हो, 4 किलो व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है कि तुम 4 किलो चावल प्रोड्यूस कर रहे हो और 1 किलो व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहां पे तुम जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दो गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं विथ योर गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, जितने आपके पास लैंड और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उसके थ्रू आप जितने भी दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, वो सारे ही कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर ग्राफ पे रिप्रेजेंट होते हैं। कौन से ग्राफ पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सिंपली बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, करता है, कर सकता नहीं, करता है। अब वो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, हमारे रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी से। तो यहां पे तुम्हें समझना है कुछ भी नहीं है, बस इतना याद रखो कि इट इज एन कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विच कैन बी मेड और प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए। सबसे पहले पर्पल कलर वाले को तुम देखो, ए बी एंड सी, यहाँ पे जो है ऊपर में कर्व के पास ए बी एंड सी, ये यहाँ पे जो भी तुम्हें दिख रहा है ए बी एंड सी, ये क्या बताता है, ये जो कर्व जो है, ये जो डॉट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स जो बने हैं, जो हमारे कर्व पे बना हुआ है, ये क्या डिपेक्ट करता है, क्या हमें बताता है? ये हमें बताता है कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं, ध्यान से सुनना, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमने उन सारे रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करा है, मतलब फुल्लर यूटिलाइजेशन किया है, हमने जीरो वेस्टेज किया है। हमारे जो भी कॉम्बिनेशंस बन के आए हैं, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर ग्राफ पे हैं, ए बी एंड सी की मैं बात कर रहा हूं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ आर रिसोर्सेस। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें पॉइंट डी और ई की, मतलब रेड कलर की मैं बात कर रहा हूं, कौन से कलर की, रेड कलर की। तो जो पॉइंट डी एंड ई है, पॉइंट डी एंड ई की अगर मैं बात करूं, तो पॉइंट डी एंड ई क्या बताता है हमें, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका ये मतलब है आपने अपने रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। तो तुम कहीं लिख सकते हो डी एंड ई आर इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन तुम्हारे डी और ई आ रहे हैं, मतलब तुम्हारे ग्राफ के अंदर आ रहे हैं, वो इनएफिशिएंट है क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। वहीं बात करें पॉइंट एफ की, तो पॉइंट एफ हमें बताता है अनअटेनेबल सिचुएशन, औकात से बाहर। सिंपली ये याद रख सकते हो, तुम्हारे पॉकेट में जितने पैसे हैं उससे बहुत दूर है वो, तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि तुम उतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो विद योर गिवन रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स यहां पे तुम्हें समझने होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट ए बी एंड सी क्या डिपिक्ट करता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इट मींस आवर कॉम्बिनेशंस आर एफिशिएंट, ये कह सकते हैं हम। उसके दूसरा दूसरा क्या था हमारा, अंडर यूटिलाइजेशन, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। और वहीं बात करें पॉइंट एफ क्या था, अनअटेनेबल सिचुएशन। कहीं पे ये तुम लिख सकते हो, तुम इसे अटेन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे औकात से बाहर है। क्लियर हुआ पीपीसी? सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी, जस्ट एक छोटा सा होमवर्क मैंने तुम्हें दिया कि ये कौन से शेप का है। ठीक है, तो कर लोगे या मैं बता दूं, जल्दी से बताओ। तो चलो बता ही देता हूं, नोट कर लो, ध्यान से सुन लेना, बता रहा हूं। ये जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये कनकेव टू दी ऑरिजिन होता है। कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है, तुम्हें पता होगा, तुमने बचपन में इन सारी चीजों को पढ़ रखा है। कनकेव जस्ट जो भी बना हुआ है, और कन्वेक्स कुछ ऐसा दिखने में होता है। ठीक है, कन्वेक्स कुछ कैसा होता है।
तो जो हमारा होता है पीपीसी, ये होता है हमारा कनकेव टू द ओरिजिन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्यों, रीजन क्या है कनकेव होने का। तो यहाँ पे एक चीज तुम आगे पढ़ने वाले हो मेरे साथ, जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा होता है, दैट्स व्हाई आर पीपीसी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। तो तुम ये पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी वजह से हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो आई होप तुम्हें आज का सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे कोर्सेज चलते हैं फॉर बीकॉम एंट्रेंस, सीयू सेट बीकॉम एंट्रेंस। अगर आप इसे ज्वाइन करना है आपको, तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट परचेज लिंक दिया गया, आप उसे ज्वाइन करके अपने स्टडी को बहुत ही स्मार्ट वे में और बहुत ही कम टाइम में पूरी तरह से कवर कर सकते हो। हमारे कोर्सेज के फीचर हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी आपको देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वीडियोस के फॉर्म में, साथ ही साथ ऐप पे अवेलेबल है, प्रो टेस्ट सीरीज है, डाउट सॉल्विंग फीचर है, प्रीवियस ईयर पेपर इंटीग्रेट किए गए हैं इसके अंदर, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे पीडीएफ्स पीपीटीज एंड समरीज हैं, स्ट्रैटेजी एंड गाइड रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड फील करोगे कौन से चैप्टर को कैसे कवर करना है। लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज भी लॉन्च की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही एफिशिएंट होती है। और मेजर यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर कवर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, जो भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, वो सारे ही कवर किए गए हैं। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ये रही मेरी इंस्टा आईडी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कुछ दिखता है हमारा टेलीग्राम चैनल, एग्जाम टाइम। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।